Hello everyone, this is Anima speaking and my father's name is Mr. Pramod Kumar. I belong to नालंदा डिस्ट्रिक्ट और इस साल के 64वीं बीपीएससी परीक्षा में मेरा लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के पोस्ट पे चयन हुआ है। मैं कुछ जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसके संबंध में बताना चाहूँगी कि मैंने GS1, GS2 और हिंदी किस तरह से तैयार की। GS1 के लिए मुझे इस बार भी बहुत पैम्परिंग मार्क्स मिले हैं क्योंकि मैंने GS1 में स्टैटिस्टिक्स पे बहुत अच्छा कमांड किया हुआ था और मैंने लगभग प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटे स्टैटिस्टिक्स पे दिया। इसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि हर साल के मतलब कि जो 10 साल के क्वेश्चन बैंक थे उसके हर एक क्वेश्चन को मैंने प्रतिदिन 1-1 घंटा मैंने दिया स्टैटिस्टिक्स पे। इसलिए मेरे इस बार के भी 159 मार्क्स हैं GS1 में, जो कि इस बार के लिए अच्छा मार्क्स माना जाता है। इसके अलावा कल्चर पार्ट अगर आप देख लें, हिस्ट्री और कल्चर पार्ट, इसके लिए मैंने अलग से तैयार किया हुआ था। हर एक टॉपिक को मैंने जैसे पाला कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, मौर्य हो गया, मंजूषा पेंटिंग हो गई, मधुबनी पेंटिंग हो गई, लाइक ऑल द टॉपिक्स आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड इन बुलेट पॉइंट्स। मैंने कोशिश की कि प्रत्येक दिन उस बुलेट पॉइंट को रिवाइज किया जाए। इसके अलावा GS1 का जितना भी क्वेश्चन था 10 ईयर का उसको फॉलो किया, साथ साथ सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को मैंने 10 से 15 बुलेट पॉइंट्स में तैयार किया हुआ था। सेकंड चीज़ है कि मैंने डायग्राम्स का बहुत यूज किया, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में पाला या मौर्य जो भी पीरियड का आया क्वेश्चन कि उसके एवज में किस तरह की घटनाएं हुई, किस तरह के आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुए। सेकेंड वन इज GS पेपर 2। तो मेरा पिछले 2 बार से भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है BPSC में, तो GS पेपर 2 का बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि इस साल बहुत पैम्परिंग मार्क्स नहीं रहे मेरे GS2 में, लेकिन मैंने फिर भी ओवरऑल मार्किंग मेरी ऑन एवरेज सही रही। इसके लिए मैंने गवर्नर के क्वेश्चन हो गए या फिर स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हो गए, इन सबों के मैंने अलग अलग प्रिपेयर किए हुए थे कि क्वेश्चन चाहे जैसे आ जाएं, लेकिन मुझे इन पार्ट्स को कवर करना है। जैसे साइंस एंड टेक के पार्ट को रेवोल्यूशन से मैंने कनेक्ट किया। आधुनिकतम भारत में किस तरह से महिलाओं की लाइफ ज़्यादा अच्छी हो सकती है और किस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट में ये योगदान दे सकता है। इसके अलावा हिंदी लिटरेचर की बात मैं करूं तो हिंदी लिटरेचर शुरू से मेरा एक इंटरेस्ट का विषय रहा है और मैंने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, जहां के हिंदी लिटरेचर में मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे। इसलिए मेरा शुरू से एक इंटरेस्ट जगा और मैंने यहाँ पे संवाद में ज्वाइन किया हुआ था। तो सर का विशेष गाइडेंस मुझे मिला, एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह। उन्होंने हमेशा मुझे कॉल पे हो गया या फिर मैं जब भी आती थी सर से मैंने बात की और सर ने मुझे विशेष रूप से मुझे लगता है कि सर ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। हिंदी लिटरेचर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं कुछ बताना चाहूँगी कि हिंदी लिटरेचर से आप एक जब निराशा के क्षण में हो तो एक शक्ति का संचार होता है। जैसे राम की शक्ति पूजा जो निराला की है, जब भी मैं उदास होती थी तो मैं उन चीज़ों को पढ़ती थी कि किस तरह से राम ने संघर्ष किया, तो मैं भी उस संघर्ष से सीखने की कोशिश करती थी। सेकंड वन इज हिंदी लिटरेचर वर्क्स लाइक वंडर। whenever you feel like you are in the low phase or you don't like to do study, तो छोटी छोटी कहानियाँ आप you can mug up, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ सकते हो, उसको आत्मसात कर सकते हो। थर्ड वन, इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। मेरा जो इंटरव्यू था इम्तियाज़ अहमद करीमी सर के बोर्ड में था और जो चेयरमैन सर थे उन्होंने 5-6 क्वेश्चन मुझे हिंदी से ही पूछे। इंटरव्यू में मुझे बहुत पैम्परिंग मार्क्स मिले, मुझे 80 मार्क्स मिले हैं, जिसका कि बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा भी मेरे वाक शैली, जो एक्सप्रेसिव पार है, ये सब को ओवरऑल डेवलपमेंट किया। आगे हम देखें तो हिंदी लिटरेचर के कई आयाम हैं, जैसे आप निबंध में भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आप UPSC दे रहे हैं तो इथिक्स पेपर में आपके फ़ायदे हो जाते हैं। प्रेमचंद के कुछ कोटेशन को आप लिख सकते हो, या फिर दिव्या के बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन हैं।
वो आप लिख सकते हो। कुछ कबीर के दोहे हो गए, ये आपका हिस्ट्री पार्ट भी तैयार हो जाता है। जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया, या फिर आदिकाल हो गया, या फिर मॉडर्न लिटरेचर पार्ट हो गया, या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया। इस तरह से हिंदी एक ओवरऑल बहुत ही मतलब इंटरेस्ट का विषय रहा। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, मैं 4-5 पॉइंट में बताना चाहूँगी कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई। सबसे पहले तो कि मैंने टेस्ट पे बहुत ध्यान दिया। मैंने रेगुलर टेस्ट ज्वाइन किया हुआ था, जीएस के लिए भी और हिंदी के लिए भी। जीएस के लिए मैंने लगभग 25 टेस्ट दिए होंगे और सारे टेस्ट में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, जो कि मेरे आत्मविश्वास को मुझे और बढ़ाने में हेल्प किया। जीएस के टेस्ट सीरीज़ में मैंने लगभग 25 से 30 टेस्ट सीरीज दिया हुआ था, जो कि मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। इसके अलावा मैंने अपना डेली का शेड्यूल रखा हुआ था कि मुझे 1 घंटे स्टैटिस्टिक्स पे देना है, 1 घंटे मुझे हिंदी लिटरेचर पे देना है, व्याख्या का पार्ट देना है, 3 से 4 घंटे मैंने जीएस पार्ट 2 को दिया। तो ऑन एवरेज मैंने 5 से 6 घंटे डेली अपने राइटिंग स्किल्स को निखारा। इसके अलावा मैंने सिलेबस का पार्ट जो तैयार किया था कि सिलेबस के हर एक टॉपिक को मैंने 10 से 15 बुलेट पॉइंट्स में तैयार किए हुए थे। जैसे जीएस के जो भी क्वेश्चंस थे 10 साल के, उसको मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि जीएस के 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन को मैं 10 से 15 बुलेट पॉइंट्स में कवर अप कर लूँ। बिकॉज it has been seen that a lot of questions has been repeated nowadays, and if you have prepared 10-year question bank, you will be easily solve the question. And the last one is I just prepared myself to write down the questions each and every day. आप हर एक चीज़ जानते हो, पर उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपको अच्छी लेखन शैली की ज़रूरत होती है। तो आप डेली लिखने की कोशिश करिए 3 से 4 घंटे, ये आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी। एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर आपने इतना चीज़ कर लिया तो कहीं से भी कोई भी एग्जामिनेशन रुक सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। लास्ट में मैं एक कोट कहना चाहूँगी, उदय शंकर भट्ट की है, जो कि मेरे निराशा के क्षणों में मुझे बहुत आशा का संचार करती रही, कि सफलता का कोई एक पल नहीं, विफलता की गोद में ही जीत है, हार कर भी जो नहीं हारा, सफलता उसके दिलों की जीत है। ऑल द वेरी बेस्ट।